द मेन थिंग इज कि यू हैव टू बिल्ड इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच एवर आर यू स्टडिंग। लाइक बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि केमिस्ट्री में ये नहीं समझ आ रहा, केमिस्ट्री में वो नहीं समझ आ रहा। तो अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है केमिस्ट्री में तो आपको सब कुछ समझ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी हाँ मैं पहुंच तो सकता हूँ IIT बॉम्बे, चाहे मेरे को कोई लोअर ब्रांच ही मिले। बट जैसे जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करा वैसे वैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि हाँ आई कैन डू मोर बेटर एंड बेटर। कि मंडे टू फ्राइडे इंटेंस स्टडी, सैटरडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड इफ आई वांट टू गिव मॉक टेस्ट देन मॉक टेस्ट, एंड इन ऑन संडे ओनली चिलिंग। और अगर मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, रिवीजन कर लिया किसी टॉपिक का। तो उस दिन मैं मोस्ट ऑफ क्रिकेट खेलता था 2 बजे था, 2 बजे सॉरी। सो दोस्त लोग आ गए रूम पे, मस्ती करने लगे। मस्ती में 1 बजे मैं कब सो गया मेरे को पता नहीं चला, थक गया था, पेपर मिस हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी पॉडकास्ट सीरीज के गेस्ट हैं दीपक सोनी, जो कि एक IIT बॉम्बे के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। सो वेलकम टू पॉडकास्ट दीपक। थैंक यू भैया, मस्त एकदम। कैसा चल रहा है आपका IIT में? मस्त, अभी एंड सेम खत्म हुआ है, चिल चल रहा है एकदम। ओके, सो मतलब जैसे आप यहाँ पे हो और मतलब अभी आपको यहाँ का एनवायरनमेंट और पढ़ाई का मतलब जो सेमेस्टर वगैरह है वो कैसे गए हैं? यहाँ से आने के पहले तो लग रहा था कि हाँ यही जन्नत है, बट यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हर दूसरे दिन असाइनमेंट आ जाते हैं। तो मतलब कि हाँ ये है कि आगे पढ़ना होता है लेकिन चिल है लाइफ मतलब। ओके, तो आपने इसके साथ साथ जैसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज़ें नई सीखी हैं और वो कैसे मतलब किया है? हाँ, बहुत सारे नए दोस्त बने यहाँ पे जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। अलग अलग फील्ड में सारे दोस्तों का इंटरेस्ट, तो उनसे मुझे बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। ओके, सो जस्ट अब हमारा जो इस पॉडकास्ट का जो मतलब मेन मोटिव है वो जो हमारे JEE की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज हम अपने यहाँ से दे सकें। ठीक है, आप ऑलरेडी यहाँ पे क्वालिफाई किया है और यहाँ पे आए हो और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और तो अब उसको हम थोड़ा सा आपके पास्ट में जाकर वहाँ पे कुछ ट्रैक करना चाहेंगे। मतलब आपने किस तरह से तैयारी किया था और वो सब चीज़ें क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि आपने जो 11वीं और 12वीं क्लास का जो है सिलेबस को कैसे रिवाइज किया था? मैंने जैसे ड्रॉप लिया था तो मैंने 11th और 12th तो स्कूलिंग के साथ ही कंप्लीट कर लिया था। ओके, बट मुझे JEE के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंस। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि हाँ चलो पास हो गया, इसलिए मैंने ड्रॉप लेने के लिए सोचा। तो ड्रॉप ईयर में मैंने फुल्ली पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करा अच्छे से, पूरा डिटेल में। तो रिवीजन में इतना ज़्यादा कुछ अगर ज़्यादा खास आता नहीं है, अगर आपने के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है तो। अच्छा, तो लेकिन फिर भी मतलब आपने जो 1 साल का आपने ड्रॉप लिया था तो उस टाइम पे जो प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन को आपने कैसे मतलब शेड्यूल किया था? क्योंकि फर्स्ट ईयर मतलब जो आपका ये 11th और 12th में तो तैयारी किया था, वो आपको क्लियर चीज़ें होंगी उस टाइम पे। लेकिन फिर आपने जब ड्रॉप लिया था उस टाइम पे आपने कैसे स्टार्ट किया और क्या प्लान था, और उस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा था कि चीज़ें मतलब पॉसिबल हैं या नहीं है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीपक सोनी की तरह आप भी ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो PW ने लॉन्च कर दिए न्यू बैचेस फॉर 2026। अर्जुना JEE 2026 हिंदी मीडियम 11th क्लास, लक्ष्य JEE 2026 फॉर 12th क्लास, लक्ष्य JEE 2026 हिंदी मीडियम, प्रयास JEE 2026 प्रॉपर, प्रयास JEE 2026 हिंदी मीडियम। Additional offering with these batches are PDF notes of each class will be uploaded on PW app, daily practice problem with their video solution in quiz format, peer to peer doubt solving, all India test series। आपकी तैयारी के लिए JEE बुक भी अवेलेबल है PW स्टोर पर, जिन पर काफी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। इन एडिशनल डिस्काउंट के लिए यूज माई कूपन UN150। अब कंटिन्यू करते हैं हम अपने इंटरव्यू को। लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी हाँ मैं पहुंच तो सकता हूँ IIT बॉम्बे, चाहे मेरे को कोई लोअर ब्रांच ही मिले। बट जैसे जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करा वैसे वैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि हाँ आई कैन डू मोर बेटर एंड बेटर। क्योंकि मुझे फिर पहले मैं जब पढ़ता था तो मैं बिना इंटरेस्ट के पढ़ता था। बाद में मैंने एक सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना चालू करा, तो उस हिसाब से मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता गया और मुझे बहुत मतलब कि अच्छी लगने लगी चीज़ें, कि मेरे हित में बोलते हैं ना जिस चीज़ को, कि हाँ मेरे साथ साथ सब मैच होने लगा। तो उसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा फिर बाद में प्रिपरेशन करते समय। अच्छा, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको इंटरेस्ट आने हाँ, लगा था? द मेन थिंग इज कि यू हैव टू बिल्ड इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच एवर आर यू स्टडिंग। लाइक बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि केमिस्ट्री में ये नहीं समझ आ रहा, केमिस्ट्री में वो नहीं समझ आ रहा। तो अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है केमिस्ट्री में तो आपको सब कुछ समझ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ समझ नहीं आ रहा।
ओके, तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, तो आपका मतलब आपको पता था कि मतलब जो जून के बाद आपने प्रिपरेशन तैयार की स्टार्ट किया होगा, यस, तो जब जून के बाद आपने स्टार्ट किया है, तो ये इंटरेस्ट कब तक बन गया था आपको? कितने टाइम बाद आपको मतलब फ्लो लाइक आने लगा था वो? जितना आप आईआईटी के प्रति अट्रैक्ट होंगे, जितना आपके जहन में आईआईटी वर्ड घूमता रहेगा, उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बिल्ट होता जाएगा। ये ऐसे कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है कि हाँ आपको कोचिंग में इनरोल करवा दिया या बहुत अच्छे आपको बुक्स ला के दे दिए, तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता। मेन आपका अट्रैक्शन कितना है आईआईटी के प्रति, वो आपको आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को डिफाइन करता है। ओके, तो जैसे आपने उस टाइम पे स्टार्टिंग की थी, तो उस टाइम पे बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है, वो एक चीज़ को आता है कि मतलब कि शेड्यूल किस तरह से बनाए, अपना डेली रूटीन वगैरह वो किस तरह से बनाए। तो आपका उस टाइम पर आपने Like, किस तरह से बनाया वो? आई हैव सीन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब कि उनमें से कुछ का हुआ कुछ का नहीं भी हुआ। तो हमारा शेड्यूल ऐसा रहता था, मेरा शेड्यूल, कि आई सेट टारगेट्स फॉर होल डे। पूरे दिन के लिए मैं टारगेट सेट कर देता था कि ऐसा नहीं है कि 6 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 6 घंटे मैथ। मैं टॉपिक्स डिसाइड करता था कि आई शुड कवर दिस चैप्टर टुडे एंड आई शुड कवर दिस चैप्टर टुडे इन दिस सब्जेक्ट। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करता था मैं तो। ओके, जब आपका चलो टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, मैं उसको बिल्कुल मतलब फेवर करता हूँ, बट उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा को थोड़ा स्पीड में हो जाता है, मतलब स्पीड हो जाती है कि यार मुझे कंप्लीट करना है, तो वो स्पीड में रहता है। तो जो चीज़ें एक डेप्थ में जाता है टॉपिक की, तो वो बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो वो चीज़ों को आप कैसे करते थे? ऐसा मेरे साथ पहले होता था कि डेप्थ में मैं नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैं टारगेट बहुत ज़्यादा सेट कर लेता था। ओके, आप रूटीन के साथ आपको ऐसा आ जाएगा कि आप टारगेट उसी हिसाब से सेट करोगे कि जितना डेप्थ में आप पढ़ना चाहते हो उतना डेप्थ में आप पढ़ सकोगे, तो आप टारगेट कम ही सेट करोगे अपने लिए। लाइक शुरू में जब इनिशियल स्टार्ट करेंगे हम, तो टारगेट बहुत ज़्यादा सेट कर लेते हैं जल्दी में कि हाँ जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट एज यू गो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाएंगे, तो वो नहीं होंगे सॉल्व शुरू स्टार्ट में। तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें तो मिस कर दी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें खुद नॉलेज आ जाएगी कि हमने जो टारगेट सेट करा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है आज के लिए। तो हम थोड़ा टारगेट कम करते हैं और इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जिससे हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं उसको हम 100% श्योरिटी के साथ कवर कर पाएँ। ओके, तो जैसे आपने टारगेट फिक्स किया और फिर मतलब वो कंप्लीट भी हो जाता है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह भी, सपोज अगर आपके पास टाइम बचता है, तो उसमें क्वेश्चन वगैरह प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। हाँ, इट्स ऑन यू। अगर आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो गया है तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ आज का मेरा वो हो गया है, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, ओके ओके। तो एक चीज़ और है, जैसे मतलब आपका टारगेट, तो ये सब चीज़ें मतलब चलती रहती हैं, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे का एक इंटरेस्ट लूज हो जाता है। आपको पता होगा कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो वो उस कंसिस्टेंसी को आपने कैसे मेंटेन किया? मेरे साथ तो ऐसा मतलब कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप, फर्स्टली उन्होंने बोला कि आ गया जा सकते हैं, बट मैंने बोला नहीं कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उस फेज में ड्रॉप ईयर में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि हाँ। और जब भी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करता था तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था और बड़ी सिस्टर से बात कर लेता था कि ये मेरा साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या, तो उनसे बात करने के बाद आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपके साथ मतलब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते थे, या मतलब आप नहीं, पेरेंट्स साथ में रहते थे। साथ में रहते थे? ओके, तो लेकिन फिर भी ऐसा तो होगा ना कि एक वीक के बाद कहीं घूमने का प्लान हो, या मतलब कुछ एक दिन रेस्ट लेना हो एक वीक में, तो वो किस तरह से आप प्लान करते लाइक थे? मैं या आप डेली के बेस पे मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं, करते थे? ऐसा तो ऐसा नहीं था। जब लाइक मेरे फ्रेंड्स थे वो रोज क्रिकेट खेलने जाते थे, बट मैंने मंडे टू सैटरडे का अपना प्लान फिक्स कर रखा था, एंड संडे मेरा चिल डे रहता था। ओके, कि मंडे टू फ्राइडे इंटेंस स्टडी, सैटरडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड इफ आई वांट टू गिव मॉक टेस्ट देन मॉक टेस्ट, एंड इन ऑन संडे ओनली चिलिंग। और अगर मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, रिवीजन कर लिया किसी टॉपिक का। तो उस दिन मैं मोस्ट ऑफ क्रिकेट खेलता था। हाँ ओके, एक दिन क्रिकेट, हाँ, एक दिन अपना मतलब गेमिंग वगैरह हाँ करते थे। ओके, तो अब एक चीज़ और बताएंगे कि मतलब जैसे आपने ये चीज़ तो स्टार्ट किया था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में आपका आया था, तो केमिस्ट्री में क्या कुछ टॉपिक होते हैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होता है, तो उन चीज़ों को आप मतलब किस तरह से करते थे? लाइक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तो मोस्ट ऑफ पूरा उसके ऊपर है कि आपके कंसेप्ट क्लियरेंस कितना ज़्यादा है। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा ज़्यादा मतलब कि इतने ज़्यादा कुछ हार्ड एंड डेप्थ कंसेप्ट नहीं होते, बस आपको रिवाइज ज़्यादा करना चाहिए। तो मैंने जब करा था तो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू में थोड़ा पढ़ा था, मतलब इन डेप्थ पढ़ के एक बार छोड़ दिया था। फिर जैसे जैसे जेईई एडवांस पास आता गया, मैं उसका कंसिस्टेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कि लाइक 2 to 3 weeks बिफोर जेईई एडवांस आई यूज्ड टू रिवाइज देम ऑन डेली बेसिस, कि ऑन द फाइनल डे मेरे को सब याद रहे। ओके ओके,
तो उसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाकर दीवार पे या मतलब किसी चीज पर लगाते थे लाइक आप लोग? ऐसा तो नहीं था बिकॉज इतना ज़्यादा स्टडी का स्पेस नहीं था, तो आई यूज टू लाइक मेक PDF ऑफ शॉर्ट नोट्स ओके और वेट एवर आई विल गेट ऑनलाइन, ओके ओके। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन, सो मैं जनरली उन्हीं को प्रेफर करता था। सो मतलब एक क्वेश्चन और है हम लोगों का कि आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बहुत अवेलेबल है, हाँ तो आप बच्चे उसको पॉजिटिव चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव में भी, क्योंकि जैसे हमें मोबाइल मिल जाता है तो मोबाइल में क्या हम मतलब कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे डिस्ट्रैक्ट हाँ। हो जाते हैं, लेकिन तो आपने उसको कैसे मतलब मेंटेन किया कि यार सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है या फिर हमें उस पर? लाइक टिल 12th, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट खराब आया था, आई वाज ऑन सोशल मीडिया, ओके but when I decided to take drop, so my core interest gets transferred to IIT, so that's why social media से खुद अपने आप मैं अलग सा हो गया और फिर मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा। अब यहाँ JEE एडवांस के बाद वापस स्टार्ट करा सब। ओके। तो एक चीज़ और है, जैसे अभी आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को स्टडी के लिए यूज़ करते हैं तो उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? लाइक एफिशिएंटली तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन ढूंढ लिए या प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स ढूंढ लिए, तो इन सब में यूज़ कर सकते हैं। बट इंस्टाग्राम और ये इन सब पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, तो इससे मैंने थोड़ा सा अपने आप को अलग सा कर लिया था जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दे पाऊँ। चलो ठीक है। कंसिस्टेंटली मतलब कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही छूटती है, ये एकदम से नहीं छूट जाएगी बिकॉज ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी तो वापस हो गए। चलो तो अब एक चीज़ जो रहता है, मतलब आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, यस तीनों को आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता था और सबसे बेकार कौन सा लगता था, ये बताइएगा। और फिर जो सबसे बेकार लगता था जिसको आपको समझ नहीं आता था तो आप उसको कैसे कवर करते थे? Like- क्वेश्चन तो हर जगह से आना, हाँ, तो उस चीज़ को कैसे कवर करते थे? like till JEE mains I was tell that कि you have to score in each, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में स्कोर करो, स्कोर होना चाहिए बिकॉज देयर इज नॉट कि कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं किसी हाँ। में या नहीं, बट इन JEE एडवांस यू हैव टू क्लियर सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, सो टू कट ऑफ द ये टू कट ऑफ द सिंगल सब्जेक्ट हाँ। लेवल। सो उसके लिए मैंने फिर थोड़ा ध्यान दिया था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इनिशियली फिजिक्स था क्योंकि उसके कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे, रियल लाइफ रिलेवेंस लगता था उनका। बाद में वो इंटरेस्ट थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गया JEE मेंस के बाद, क्योंकि फिर मैंने केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चालू करा हाँ। कि केमिस्ट्री सब बोलते हैं कि स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल। तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुआ। लास्ट तक आते आते दोनों में लगभग बराबर हो गया था। हाँ। और मैथ्स तो पता ही होगा आपको। अच्छा, चलो तो इसमें तो आपको ऐसा कब लगा कि यार मेरा इस टाइम तक सिलेबस पूरा हो गया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने लग जाता है, मतलब जनवरी फरवरी में मतलब आपका हाँ, मेंस क्या हो जाता है, तो उससे पहले आपको कब तक, मतलब कौन सी डेट होती है या कोई टाइम होता है जिस टाइम पे आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए बच्चों को? like whoever is preparing for JEE advanced, so he or she should preferably focus on JEE advanced syllabus ओके। till 1 to 1.5 months before JEE mains, हाँ। because JEE mains में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं जो सिर्फ JEE mains में ही आते हैं। हाँ। तो JEE mains से 1-1.5 महीने पहले तक हमारा प्रॉपर स्टडी तो JEE एडवांस के लिए होना चाहिए, देन 1-1.5 महीने पहले हम JEE mains के ऊपर प्रॉपरली शिफ्ट कर सकते हैं कि हम उनके फॉर्मूलाज को ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं JEE एडवांस में जो नहीं है। तो 1-1.5 महीने पहले तक मैं सोचता हूँ कि हाँ अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए कंसेप्ट। कुल सो एक मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब JEE एडवांस के 2 महीने पहले तक मतलब आप क्या नाम एडवांस की तैयारी करो, मतलब मेंस के 2 महीने पहले तक। हाँ, मतलब एडवांस की तैयारी करो और कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो मेंस में आने होते हैं वो 2 महीने में उसमें कवर करो, टेस्ट सीरीज को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ें। तो आपको लगता है कि जो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को सीरियस बच्चे लेते हैं तो उसको मतलब किस तरह से टेस्ट सीरीज में कभी कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं, तो उससे बच्चे क्या कभी वो हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि यार मार्क्स कम आ गए हैं, थोड़ा वो रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक टेस्ट सीरीज में तो आपके अच्छे आ रहे हैं, मतलब एक किसी इंस्टीट्यूट की, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे लोग कंपेयर करें? लाइक अब ऐसा तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने तो एक ही इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ली थी। बिल्कुल। सो टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर तो अप डाउन होंगे ही, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए किसी टेस्ट में पर्टिकुलरली
कि उसमें के टॉपिक्स आपने स्टडी नहीं करे पहले, हाँ या सिर्फ उनके इंस्टीट्यूट के बच्चों को ही वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। बिल्कुल। जैसे एक जनरल सिलेबस होता है जो सब पढ़ाते हैं, हाँ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो हर इंस्टीट्यूट के उसमें थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ओके तो लाइक हर इंस्टीट्यूट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उनके पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे। ओके सो ऐसा मैं मानता हूँ, बाकी मैंने तो इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करा। ओके सो उसमें अप डाउन आते हैं, बट एक परफेक्ट जो स्कोर होता है उसके आसपास ही बबल करता रहता है अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है तो। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक टेस्ट में 80 आए और दूसरे में 200, ऐसा कभी नहीं होता। 180 से 220, 250 हाँ मतलब थोड़ा प्लस माइनस 10-20 का ही रहेगा। अगर ज़्यादा डिग्रेडेशन आ रहा है इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है। कुछ ना कुछ तो मतलब मिसिंग है। हाँ ओके ओके। तो अब जो मतलब अब थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला है मुझे कि आपका फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट रहा है, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी मतलब आपका अच्छा रहा है, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स तो chemistry में भी मतलब। लेकिन तो ये बताइए जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स और कैलकुलस होता है तो इसको बच्चे कैसे मतलब सॉल्व करें? देखो मैंने ऐसा सुना है कि रोटेशनल मैकेनिक्स बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, बट मैं क्या था रोटेशनल मैकेनिक्स वो कुछ 2016 वाले क्वेश्चंस की वजह से बच्चे डर जाते हैं। वो 2 क्वेश्चंस आए थे काफ़ी हार्ड से, तो वो तो मतलब कि थोड़ा सा एम्बिग्यूटी थी क्वेश्चंस में। बट हाँ कैलकुलस तो में तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि हाँ इसको इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करें इस डायरेक्शन में तो हम डायरेक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे। बट अगर दूसरे वे में हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं तो नहीं पहुँच सकते, मतलब कि टाइम लगेगा, पहुँच तो सकते हैं बट रोटेशनल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्लियर कंसेप्ट क्लियरेंस फिजिक्स में मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रिस्टल क्लियर जितने आपके कंसेप्ट होंगे उतने ज़्यादा आप जल्दी क्वेश्चन को कैच कर पाएंगे। वो किस डायरेक्शन से हमको अप्रोच लगानी है उस क्वेश्चन में वो आप कैच कर पाएंगे जल्दी से। तो जैसे इसकी तो एक बार बात हो गई, लेकिन जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो मतलब मार्क्स को स्कोर करने के लिए होते हैं कि मतलब उसमें हमारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, मतलब हम उसको मतलब 100% सही होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अलावा जो टॉपिक होते हैं जैसे कि आप मान लो कि जैसे केमिस्ट्री मान लो, इनऑर्गेनिक क्या होता है तो कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया और आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह हो गए, ये कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं और क्वेश्चन का पता नहीं होता कहाँ से आ जाए। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करते थे मतलब, या मतलब स्पेसिफाई तो मैंने केमिस्ट्री को कर दिया है बट और दूसरे मैथमेटिक्स में दूसरे टॉपिक हैं या फिर आपका फिजिक्स में दूसरे टॉपिक है, उनको कैसे बच्चों को देखना चाहिए? लाइक केमिस्ट्री वगैरह में जो आप बोल रहे हो कि ये पी ब्लॉक वगैरह, तो ये तो बेसिकली पूरा याद करने जैसा है। इनमें कुछ एज मच कंसेप्ट्स भी नहीं होते कि आप कंसेप्ट लगा लेंगे, बिकॉज किसी का किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है तो वो यूज़ हो रहा है क्यों हो रहा है वो तो मतलब कि कैसे हम क्लैरिफाई करेंगे। तो इसके लिए परसिस्टेंट रिवीजन, कंसिस्टेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। केमिस्ट्री में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा रिवाइज करता था और फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपके किस टाइम बाद मतलब कितना टाइम मतलब करते थे आप कि यार वीक में करना है या मतलब कैसे करना है? ऐसे एसएस तो मैंने नहीं देखा, बट लाइक व्हेन आई कवर्ड ऑल दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें याद करने का बहुत होता है। तो उसमें जैसे कलर्स हो गए किसी कंपाउंड के, उनका स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, तो इन सब के लिए आपको अपने सेल्फ निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे या कोई यूट्यूब वगैरह पे या आपकी कोचिंग के टीचर्स वगैरह ने बताया तो उनके निमोनिक्स आपको मतलब कि जहन में बस जानी चाहिए। हाँ कि कंपाउंड आते ही इसका टेस्ट ये होगा, ये इस कैटेगरी में आता है, कलर ये है, तो उसके लिए आपको निमोनिक्स हो गया जैसे वो सब बनाते हैं। पी ब्लॉक याद, पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए बच्चे बनाते हैं। तो निमोनिक्स मैंने बहुत सारे बना रखे थे बेसिकली। तो ये एक चीज़ जैसे अब बच्चे ये चीज़ तो हो गई मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसमें क्या होता है कि एक तो ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, कुछ होते हैं कि मतलब जो चैप्टर वाइज होते हैं। तो आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए बच्चों को मतलब जनरली जो आपको लगता है? इन माय ओपिनियन मैं तो ईयर वाइज प्रीफर करता था। मैंने ईयर वाइज जेईई एडवांस की प्रीवियस ईयर पेपर्स भी निकाल के रखे हुए थे और मैं उनको ईयर वाइज ही सॉल्व करता था। बिकॉज ईयर वाइज में क्या होता है, एक मैं एडवांटेज जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, सोचता हूँ कि उसमें आपका माइंड डाइवर्सिफाइड हो जाता है। लाइक अगर आपने रोटेशन मोशन की बात करें, अगर आपने रोटेशन मोशन पढ़ा, आपने उसी के सवाल लगा लिए, तो आप तो पहले से ही एंगेज है उस क्वेश्चन में, तो वो आपके माइंड में मतलब कि वही चलता रहेगा। एंड अगर आप काफ़ी सब कुछ पढ़ लिया तो क्या पता आप कुछ भूल जाए या कुछ आपको याद ना रहे। तो इसलिए मैं ईयर वाइज को ज़्यादा प्रीफर करता था, क्योंकि उसमें आपको सब कंसेप्ट एक साथ याद रखने होते हैं और वही एक्चुअल जेईई एडवांस में होने वाला है या जेईई मेंस में होने वाला है, पूरे सारे टॉपिक्स वगैरह आने वाले हैं। तो इसलिए मैं ईयर वाइज को ज़्यादा प्रीफर करता था। ईयर वाइज और ईयर वाइज भी पूरा सब्जेक्ट मतलब कि प्रॉपर पेपर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों एक साथ। चलो अब यहाँ पे एक बात आई हमारी कि मतलब आपने ईयर वाइज वो किया, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होगा वो तो हर एक बुक में सेम होगा। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक का यूज करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी मतलब किस टाइप की बुक, मतलब जो बुक सुटेबल हो एडवांस के लिए और मेंस के लिए, तो वो कौन सी हो? लाइक एसएस तो मैं किसी कोचिंग में इनरोल नहीं था, तो
मेरे को जितना यूट्यूब पे मिलता था मैं उसको तो पहले अपने मतलब कि गेन करने की कोशिश करता था कि जितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है यूट्यूब पर और वेबसाइट्स वगैरह पे, तो उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह मतलब कि बुक्स वगैरह जो मैंने सुनी, वो एक तो फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा थी कि एच.सी. वर्मा इज ए कोर फॉर क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट्स इन फिजिक्स, तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी एच.सी. वर्मा। एंड केमिस्ट्री में अगर आप बात करें, एक बार उसका ही है मतलब जैसे फिजिक्स में कौन कौन सी हैं और फिर फिजिक्स में आप प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे कर सकते हैं। ओके। एंड थोड़ा आपको एडवांस लेवल की थिंकिंग बिल्ड करनी है, तो एक मेरे को पीडीएफ मिला था कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स फॉर फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई, कैंप पब्लिकेशंस की बुक थी वो, इतना याद है मेरे को, वो काफ़ी अच्छी बुक लगी मेरे को ऐसा सॉल्व करने में। आपके पास पीडीएफ वगैरह है उसकी? हाँ, मे भी ढूंढना पड़ेगा, हाँ मिल तो जाएगी। ठीक है, हमें पीडीएफ मिलती है तो हम आपके साथ इस पॉडकास्ट के लिंक में आपके साथ शेयर कर देंगे। चलो, और उसके अलावा और क्या हो सकता है? और फिर अगर हम केमिस्ट्री पे मूव करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल में तो एज सच कंसेप्ट क्लियरेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है एंड सॉल्विंग। तो सॉल्विंग आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत अच्छा, जो अगर आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जेईई एडवांस की पीवाई क्यों करें उनसे, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एंड सेकेंड फॉर इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको याद करना है, अब चाहे वो किसी भी बुक में क्वेश्चन आए, अगर वो बुक वो है, अच्छा, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। देख लो एक बार, वो कट हो जाए। हाँ, सो और फिजिकल अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेन होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिस तरीके से। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए मैंने पीटर साइक्स पढ़ी थी। अच्छा। उसका इंडियन वर्जन BH किशान ने करा है, तो वो। एंड सॉल्विंग के लिए तो आप मतलब कि एनसीईआरटी के बैक में भी जो है वो दिए रहते हैं, उनसे भी एक्सरसाइजेज दी रहती हैं, उनको भी आप देख सकते हो। और बाकी आप अलग अलग बुक्स में देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख सकते हैं। ओके, अलग अलग बुक में मतलब कौन सी स्पेसिफाई करोगे कोई स्पेसिफाइड बुक? सो फॉर ऑर्गेनिक तो मैंने ऐसा मैंने वो बुक पूरी अच्छी से पढ़ी थी, पीटर साइक्स का इंडियन वर्जन, वो इतनी सी बुक आती है, बस इतनी लेंथ होगी उसकी, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। ओके, तो इसके अलावा मैथमेटिक्स पे आएंगे तो उसमें मैथमेटिक्स में सच तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट हो गया। कोनिक सेक्शन में तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा उसको बच्चे क्वेश्चन उनकी क्वेरी काफ़ी थी कि कोनिक सेक्शन को किस तरह से मतलब वो देखिए, क्योंकि वो काफ़ी मतलब एक अच्छा टॉपिक है। लाइक कोनिक सेक्शन में बच्चे क्या करते हैं कि रैंडम कोई भी, जैसे हाइपरबोला हो गया, इलिप्स हो गया, तो इनको पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि उसका सीक्वेंस होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल हो गया हमारा, सर्कल के बाद हमारा इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ऐसे पढ़ना चाहिए, पैराबोला हो गया, पैराबोला बीच में आएगा मतलब। तो इनमें जो जिस तरीके से मतलब कोचिंग वगैरह में सीक्वेंस रहता है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि एक के कंसेप्ट दूसरे में यूज हो रहे हो। अगर आपने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी, आपको इक्वेशन नहीं आती स्ट्रेट लाइन की, सो आप किसी भी उसमें पैराबोला इलिप्स में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे? बिकॉज आप तो कंफर्म ही नहीं होगे। अगर ऑप्शन में अगर क्वाड्रेटिक दी है तो आप क्वाड्रेटिक भी टिक मार सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब कि 10th तक प्रायर नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की, तो ये थोड़ा बहुत देखना पड़ता है उसमें। बाकी तो हाँ, मैथ्स तो बुक वगैरह बताओगे कुछ उसमें, या शॉर्ट नोट्स वगैरह, जैसे फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं? मैथ्स के लिए तो मैंने एक कोई हैंडबुक डाउनलोड करी थी, तो मे भी अगर मेरे पास होगी तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ कंसेप्ट्स के प्रूफ नहीं लिखे हैं, मतलब कंसेप्ट रियलाइज करने के लिए बहुत अच्छी बुक है वो। और इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने 2 to 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, अगर मेरे पास अवेलेबल हो गया तो मैं आपको जरूर करूंगा। सो गाइस जो भी स्टडी मटेरियल दीपक हमारे साथ शेयर करेंगे, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, तो दीपक अब हम आते हैं कि मतलब आप जो टेस्ट सीरीज में मतलब ये सॉल्व करने वाले अभी बात हुई हमारी जस्ट अभी, तो उसमें जो टेस्ट सीरीज में बच्चों को स्पीड पे कैसे ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि बच्चा एक क्वेश्चन में एंटर हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है, बट वो दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे पाता इतना, तो उस चीज़ को बच्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कम टाइम देना है और इसको ज़्यादा देना है? लाइक फॉर जेईई एडवांस तो स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, बट इन जेईई मेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ मैटर्स। तो स्पीड लाइक जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, विच एवर इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आप फर्स्टली उससे प्रोसीड करें, क्योंकि अगर आप उसमें काफ़ी अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपके जो अगले जिनमें आप थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा कम भी फील करते हैं कि ये नहीं आता, उसमें भी आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। लाइक मैं स्टार्ट करता था जेईई मेंस तक तो मेरा फिजिक्स फेवरेट था, तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता था, एंड फिजिक्स में मैंने 24 क्वेश्चन बना दिए थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था क्योंकि वो थ्योरी का था,
तो वो भी आखिरी में मेरा वो भी सही हो गया था मतलब। तो मतलब 25 में 25 सही थे फिजिक्स तो। एंड और इसकी वजह से मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। उस समय मेरे को केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं लगता था, तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया था। तो मतलब स्पीड के लिए आपको क्या है, पहले तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि हाँ सही होते जा रहे हैं, बिल्कुल। ये नहीं कि स्पीड के चक्कर में गलत हो जा रही है हाँ, क्वेश्चन। cool। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ओके, तो एक चीज और है, जैसे आपको पता है कि टेस्ट सीरीज तो चल रही है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ एग्जाम आते हैं। हाँ और एग्जाम मतलब आपका एडवांस हो गया और मेंस हो गया, तो उससे पहले क्या बच्चे नर्वस हो जाते हैं 1-2 दिन पहले, और ऐसा टेस्ट सीरीज में भी होता है कि हाँ। कल टेस्ट है तो मैं आज नर्वस हूँ थोड़ा सा। हाँ। तो उस टाइम पे आप कैसे करते थे? लाइक टेस्ट के एक या दिन आप पहले तो मतलब chill रहते थे जैसे यहाँ पे हो अभी? हाँ चिल तो रहता ही था, मतलब कि इतना ज़्यादा कभी मैंने नहीं लिया, बिकॉज ये जर्नी से यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो सीखने को मिला ही। अच्छा। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स से बातचीत कर लो थोड़ा, हाँ। अपने सीनियर से बातचीत कर लो, ओके। तो उनसे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं तो यही प्रेफरेबली नहीं, फॉलो। जैसे अब तुम यहाँ के एग्जाम देते हो, तो मैंने एक स्टोरी सुनी है आपके बारे में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। हाँ तो आप एग्जाम देने से पहले सो गए थे, तो वो हाँ। पूरा एग्जाम आपका छूट गया था, तो उसमें क्या किया आपने, ये बताओ। तो वो थोड़ा सा तो ऐसा वो तो एक ग्लिच हो गया था मेरे साथ। टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है ये? हाँ पर्सनल ग्लिच है वो, दोस्तों की वजह से ही बता। अच्छा। थोड़ा मतलब कि रात भर ऑनलाइन मार के पूरा हाँ पढ़ाई करा। हाँ मेरे को ध्यान में था कि सुबह पेपर है, हाँ बट पेपर था 2:30 बजे, 1:30 बजे था शायद, 2 बजे सॉरी। हाँ। सो दोस्त लोग आ गए रूम पे, मस्ती करने लगे। मस्ती मस्ती में 1 बजे मैं कब सो गया मेरे को पता ही नहीं चला, थक गया था, पेपर मिस हो गया। चलो बढ़िया है। मतलब कि इतना था कोई चलेगा, मतलब कुछ तो सीखने, तब से आज तक एक भी पेपर मिस नहीं करा, लेकिन उससे भी कुछ सीखने के लिए मिला है। ओह, तो मतलब सब चीजें सीखने के लिए होती हैं। हाँ मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, वो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे ये तो चलो एक हुआ है आपके साथ इसके ऐसा आपके साथ जेई एडवांस में हो जाता तो क्या करते? नहीं उसके लिए तो मतलब कि मैं काफी पहले से प्रिपेयर कर रहा था, तो वो तो एक स्लीपिंग शेड्यूल वगैरह भी बच्चे करेक्ट करते हाँ। हैं बिफोर एग्जाम, तो उसको मतलब कैसे करते हैं? लाइक मैं तो लेट नाइट स्टडीज को इतना फॉलो नहीं करता था जैसे बच्चे कर लेते हैं कभी बहुत सारे। मैं लेट नाइट स्टडीज को इतना फॉलो नहीं करता था, मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडीज को ज़्यादा फॉलो करता था। उसमें भी अर्ली मॉर्निंग एकदम फ्रेश मूड रहता है, हाँ। और मतलब कि मम्मी वगैरह तो जगी रहती थी, खाने पीने के लिए भी बढ़िया कुछ मिल जाता था। तो उसके बाद जो मूड फ्रेश रहता है उसमें मैं जो चीज़ हार्ड है जैसे केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना, उसके फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेटल करना, हाँ। वो हार्ड था, तो मैं वो सुबह कर लेता था। तो फिर मैंने पूरे दिन भर मुझे कॉन्फिडेंस रहता कि ये तो आज कर ही लिया है, ओह इतना तो कर लिया, एटलीस्ट कुछ तो कर लिया है। कुछ तो कर लिया है दिन में, कुछ तो प्रोडक्टिव कर लिया है। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस भी रहता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि हम जो ना कम से कम आधी दुनिया से आगे हैं। हाँ क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब सपोज करो हम 5 बजे उठ जाते हैं और कुछ बच्चे 7 बजे उठ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमने 2 घंटे पहले कवर कर लिया है। हाँ। और हमें कोई परेशानी नहीं है, हम 2 घंटे पहले उनसे आगे हैं। और लेट नाइट कितना भी स्टडी कर लो, सोने का मन हो जाता है, वो बेकार हो जाता है जहाँ, और मतलब इतना ज्यादा मतलब वो भी प्रोडक्टिव नहीं होता। हाँ प्रोडक्टिव नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो अब ये बताइए कि जब आप एग्जाम दे रहे थे उस टाइम पहले नर्वस होंगे और सब कुछ होगा, और एग्जाम के बाद कैसे फील होता था कि यार मेरा रैंक आएगा नहीं आएगा, या मैं आईआईटी में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा? तो हाँ। इस तरह से फील हुआ था, क्योंकि ये तो रिलेटिव है। हाँ। पता नहीं रैंक कहाँ पे आएगा, कैसे हाँ। आएगा, चाहे आपका कितना भी अच्छा एग्जाम गया हो, क्या आपका अच्छा गया हो, क्या पता सबका अच्छा गया हो। तो वो वाली फीलिंग कैसी रहती थी? लाइक मेरे को ड्रॉप करे तो पापा गए थे, तो पापा से बातचीत करते समय मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ, पापा ने बोला बस जस्ट ये एग्जाम ही तो देना है। तो हाँ। ये बात सुन के मैं पापा की बहुत खुश हुआ कि पापा कुछ ज्यादा नर्वस नहीं ले रहे, हाँ। तो मैं क्यों नर्वस ले रहा हूँ बिल्कुल, इतना। बिल्कुल। जब पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, हाँ तो मतलब चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट में ही हो, सब फेवरेबल लगता है हमारे उसमें। तो मैं जब फर्स्ट पेपर दे के निकला तो काफ़ी मैं अच्छा फील कर रहा था। फिर दोस्तों वगैरह से ऐसे बात करी, मतलब कि पेपर का डिस्कशन पे बिल्कुल नहीं करता, वो तो पहले से ही पता था हाँ क्योंकि दूसरे पेपर पे उसका इफेक्ट होगा। तो दोस्तों से ऐसे बातचीत करी थोड़ा बहुत, हाँ। फिर थोड़ा सा रेस्ट करा, खाना वाना खाया, फिर दूसरा पेपर देने गए। पेरेंट्स उस समय भी आ गए थे, पापा वापस। ओके, मतलब काफी सपोर्टिव। तो इस पूरी जर्नी में मुझे लगता है कि फैमिली का बहुत ज्यादा हाँ support- फैमिली का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। पेरेंट्स वगैरह से बात करके हाँ रहना और कोचिंग चाहिए। में एनरोल है तो फिर टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए होगा। अच्छा, तो कोई महिला फ्रेंड रही नहीं रही उस टाइम पे? ये क्या होता है? ये तो आउट ऑफ सो गाइस, इसको नहीं पता महिला फ्रेंड क्या होता है, उस टाइम तक नहीं पता था, अब पता चल गया है। अभी रात को जागता है उसके लिए। नहीं जागते तो दोस्तों के साथ है, उसके लिए बोल सकते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो जब आपका ये एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आने वाला था, कि एक रिजल्ट की डेट होती है,
तो आपका रिजल्ट मतलब इस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले कैसे फील हो रहा था? जैसे रिजल्ट आया और आपको लगा कि यार अब मुझे कुछ ना कुछ मिल गया है, तो उस टाइम पे कैसा फील हुआ? लाइक मार्क्स तो पहले से कैलकुलेट कर लिए थे, तो मतलब कि रैंक का एक हाँ, वो तो हो ही जाता है। रैंक तो नहीं बता सकते, रैंक तो नहीं बता सकते बिकॉज रिलेटिव है, आप किसने कितना अच्छा कर रखा। हाँ तो थोड़ा तो नर्वस था, हाँ। बट रिजल्ट आने के बाद हाँ कि अब IIT बॉम्बे तो मिल रहा है। ओ, फिर तो बढ़िया था मतलब। हाँ, अब बढ़िया था। मतलब ये नहीं IIT बॉम्बे मिल रहा है, बस IIT बॉम्बे जाना है। नहीं ऐसा नहीं मिलेगा, IIT बॉम्बे में अच्छी ब्रांच मिल रही है, अब तो जाना है। अच्छा, तो लेकिन ये तो काउंसलिंग में डिसाइड होता है ना, ये उससे पहले थोड़ी ना पता चल जाता है, लेकिन यार थोड़ा आइडिया लग जाता थोड़ा आइडिया लग जाता है, मतलब पेरेंट्स वगैरह और और टीचर वगैरह से। टीचर्स वगैरह और जो फ्रेंड्स पहले से वहाँ पर हाँ, और उनसे। सीनियर से पता चल हाँ। जाता है। ओके ओके, चलो फिर तो बढ़िया है। तो मतलब पेरेंट्स कैसा फील कर रहे थे उस मोमेंट पे? लाइक पेरेंट्स को होता है कि यार आज हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन जो कि था नहीं वैसा, क्योंकि वो नहीं है, पैरामीटर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पढ़ना होता है, इसके बाद ही तो बहुत कुछ करना होता है। यहाँ पे भी तो काफी सक्सेस की डेफिनेशन तो मतलब नहीं बोल सकते उसको, हाँ। बट लेकिन उस टाइम पे फिर भी पेरेंट्स कैसा फील कर रहे थे? पेरेंट्स तो काफी प्राउड फील कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा पेरेंट्स को, सब खुश थे। मैं ही थोड़ा सा मतलब कि ऐसा था, थोड़ा सैड कि एक्सपेक्टेड जो मैं कर रहा था उतना नहीं आया, बट हाँ फिर भी पेरेंट्स वगैरह काफी खुश थे, काफी अच्छा। और पूरी फैमिली सिस्टर वगैरह काफी खुश थे उस दिन तो। ओके, तो एक चीज़ और बताइएगा कि आप मतलब जो हमारे ऑडियंस है उनको एक चीज़ बताएंगे कि मतलब कि क्या मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कोई भी बच्चा तैयारी करने से पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए? अगर हम वन मतलब कोई वर्ड भी किसी ने कुछ तैयारी नहीं किया और उसको पता है कि IIT JEE के लिए जाना है, तो वो उसको क्या बोलोगे आप? अगर मैं एक वर्ड में उसको- डिफाइन करूँ तो वो होगी कंसिस्टेंसी। ओके। क्योंकि एवरेज बच्चा भी अगर कंसिस्टेंट रहेगा जैसे मैं था, तो मैं भी एक श्योरिटी बन जाती है कि हाँ ही विल डू ए फार बेटर इन लाइफ। ओके, कंसिस्टेंसी। चलो तो फिर अब दीपक एक चीज़ और बताओ कि आपने मतलब बच्चों को जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है कि IIT JEE, उसको पता है कि यार IIT JEE सब कुछ है लेकिन उसको तैयारी करनी है, तो उसको आप सबसे शुरू में क्या बताना चाहोगे कि हाँ वो चीज़ उसको करना चाहिए? कि सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है, बट अगर कंसिस्टेंट है तो कुछ भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द मेन फैक्टर आई थिंक। ओके, चलो तो अब एक चीज़ बताएंगे कि जो पांच पांच चीज़ें ऐसी बताओ कि बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए कि IIT JEE क्वालिफाई करना है, और पांच ऐसी मिस्टेक बताओ मतलब जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए मतलब एग्जाम के टाइम पे या मतलब उसमें तैयारी के टाइम पर। लाइक अगर हम नहीं वाली बात करें हाँ तो मोस्ट ऑफ बच्चे जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझसे बात करते हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये गलती करते हैं कि वो दूसरों के स्कोर से अपने स्कोर को कंपेयर करते हैं। हाँ लाइक इन माई केस मैं अपने स्कोर को ही बूस्ट करने की कोशिश करता था हर बार। बिल्कुल। तो दूसरों से कंपैरिजन करने से अच्छा हम अपने आप से कंपेयर करें कि हम मैं अपना कितना बेस्ट दे सकता हूँ। हाँ तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे हाँ बट डिमोटिवेटेड नहीं होना इसमें, इस पूरी उसमें। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। और जो चीज़ ध्यान देनी चाहिए उसमें कंसिस्टेंसी, हाँ। और एक आउट ऑफ सिलेबस हम लोग को नहीं पढ़ना है ज़्यादा, अच्छा, क्योंकि सिलेबस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सिलेबस में थोड़ा बाउंडेड रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए क्योंकि जे एडवांस में भी थोड़ा ऊपर चले जाए, बिल्कुल। बट उतना बाहर नहीं जाना है कि आप मेन बिल्कुल कोर्स को ही ऊपर छोड़ पहुंच दो। गए। हाँ। तो ये एक हो गया। बाकी थोड़ा एक इन्वायरमेंट भी काफ़ी इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स को कि जिस इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है और जिस इन्वायरमेंट में वो तैयारी कर रहा है। फ्रेंड सर्कल फ्रेंड सर्कल वगैरह हो ये गया। थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। लाइक मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ नहीं आए, बट वो दे आर लाइक कि हाँ वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुझे जाना है तो तू मेहनत कर। हाँ, हमारे तो- चक्कर में मत पड़ इतना ज्यादा। हाँ, हमारे चक्कर में मत पड़, वहां जाने के बाद तो हम तो तेरे साथ ही रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे फ्रेंड्स मैं अभी भी उनको बहुत ज्यादा मतलब कि मिस एकदम करता भाई हूँ। की तरह है, वो मेरे दो दोस्त हैं, हाँ, तो उनको मैं काफी मानता हूँ अभी भी। अभी भी मिस करते हो? अरे अभी घर जाऊंगा, एंड सेम खत्म और हो यहाँ के गया। दोस्त कैसे हैं ये? अरे ये सब तो मतलब कि ये तो अलग ही लेवल है इनका। तो अलग ही लेवल है। कैसे कैसे लेवल है बताओ कुछ। मतलब कि पढ़ाई के मतलब कि एंड सेम के सीजन में आपको लगेगा कि हाँ एवरेज IITians लाइफ दिख रही है आपको, हाँ कि सब बच्चे इधर उधर रूम कैसा भी पढ़ा है, कुछ भी हो रहा है, हाँ। बस पढ़ना है, नंबर आने चाहिए अभी तो। और वैसे एंड सेम खत्म, हाँ। मस्ती चालू, तो मस्ती ही मस्ती होगी। अच्छा, मतलब कि एग्जाम खत्म, अब जिंदगी असली चालू होगी। अच्छा अच्छा, तो उसमें असली जिंदगी में क्या क्या करते हो? दोस्तों के साथ बाहर घूमना हो गया, मस्ती करना हो गया, किसी की टांग खींचना हो गया। अच्छा, टांग के अच्छा। अब वो तो आप समझ ही रहे होगे टांग कैसे खींची जाएगी। कौन सी वाली टांग खींचते हो, तीसरी है चौथी? कोई एक्सपीरियंस हाँ, अब उस चीज पे आ रहा हूँ। सो अब मुझे एक चीज बताइए, अब हम कुछ क्वेश्चन पे, फन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो ये बताओ, जैसा आपने IIT को सोचा था वैसा ही फील हो रहा है यहाँ पर? शुरू में तो वैसा ही फील हो रहा था, लेकिन दोस्तों से मिलने के बाद सब उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा, चलो बढ़िया है। लेकिन आपका एक जैसे अब यहाँ पे आ गए हो, एक ऐसा होगा यार
साला दोस्तों के साथ तो चलो मजे भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करनी है, अब मुझे तो इतने का पैकेज लेना है, वो बंद हो गया। सो दीपक, अभी तक मतलब आप यहाँ पे आ गए और आपको मतलब सब एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो आपको जैसे अपने एक पैकेज से एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें यार इतना पैकेज मिल जाएगा, तो कितने की उम्मीद है आपको? वैसे या बिल्कुल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मतलब कि आईटी में आएंगे तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अगर नहीं भी होता तो कुछ सीखने के लिए इस जर्नी से बहुत कुछ मिला है। और क्या डोली चाय वाला लेके आपको तो? नहीं डॉली चाय वाला नहीं लेके जाएगा। चलो, तो या क्या आपका ये कैरियर नहीं होता, सपोज करो मतलब 1% आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो आपका दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता? मैं एनडीए में जाने की ट्राई कर रहा, मैंने एनडीए का रिटर्न मैंने क्वालिफाई कर लिया था, हाँ, बट उसका इंटरव्यू और इसकी जे एडवांस की डेट्स पास आ गई थी, ओके, तो इसलिए मैं गया नहीं, क्योंकि वो 10 दिन का रहता है लगभग उनका एसएसबी इंटरव्यू। लेकिन एनडीए इन सच एक बहुत मतलब कि एक अलग ही लाइफ है एनडीए में भी, हाँ। तो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं एनडीए में जरूर जाता। बेसिकली ये तो स्टूडेंट के मतलब इंटरेस्ट के ऊपर होता हाँ है, इंटरेस्ट के ऊपर है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि एनडीए में बहुत ज्यादा मतलब आर्मी को लेके या मतलब अपनी आर्म फोर्स को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं। लाइक एक स्टूडेंट था हमारे इसमें ही हॉस्टल में था, हम्म, तो उसका एनडीए एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया था एंड वो सिलेक्ट हो गया था, तो काफी परेशान हो रहा था, तो उससे सब दोस्तों ने कन्विंस करा कि हाँ एनडीए भी बहुत अच्छी जगह है, हाँ, हम तो आईआईटी में है ही, हाँ। मतलब कि तू नहीं होगा तो हम तो है ही भाई, दोस्त है आईआईटी में, हाँ। मतलब कि काफी सही है, तो उसको हमने एनडीए में करा कि वो उसने अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बैकआउट कर दिया, ओके, और वो एनडीए में है अभी एयरफोर्स में, ओ बहुत बढ़िया। चलो, ट्रेनिंग चल रही है उसकी। तो अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा आईटी का? एग्जाम छोड़ना। एग्जाम छोड़ना। एग्जाम आपने थोड़ी छोड़ा था, वो तो छूट गया था धोखे से। हाँ मतलब कि एक्सपीरियंस तो था, बढ़िया था, अच्छा। मतलब कि उठने के बाद फटी तो थी थोड़ी सी। थोड़ी फटी हुई थी। हाँ। तो फिर प्रोफेसर के पास गए, प्रोफेसर ने क्या अरे बोला? प्रोफेसर के पास जाने का मौका ही नहीं मिला, उसने पहले ही मना कर दिया कि मत आना। मेल में मना कर दिया। हाँ ओ, तो प्रोफेसर है तो उनको बच्चों को बता दो भाई प्रोफेसर ऐसे होते हैं। प्रोफेसर मतलब कि दिखेंगे शांत शांत, हाँ। पेपर में तो खत्म ही कर देंगे। खत्म ही कर देंगे एकदम ही। ओके। कोई कोई प्रोफेसर बहुत चिल होते हैं, हाँ, बहुत से प्रोफेसर और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं। अभी हमारा एंडसेम खत्म हो गया, हाँ। तभी भी एक लैब बची हुई है, पता नहीं कैसे। ओह, धोखे से बच गई क्या? चलो, तो अब एक चीज पर और आते हैं कि यहाँ पर आने के बाद जो आप आ गए हो, तो यहाँ का जो आपको लगता है कि यार ये आईआईटी इतनी मेहनत के बाद वर्थ है। एक बच्चे 4-4, 5-5 साल तक मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे 2 साल में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि यार ये इतनी मेहनत वर्थ है, मतलब कि यहाँ पे आने? हाँ इनिशियली तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ वर्थ इट है, हम्म, फिर यहाँ के फेस्ट वगैरह में मालूम पड़ता है कि हाँ सब वर्थ इट है। यहाँ के ओके, क्यों यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है आईआईटी का कल्चर काफी अच्छा है, क्योंकि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। ओके, बाकी जैसा छिचोरे में है, हम्म। थोड़ा वो वाली फील भी ले लेते हैं कभी कभी। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं। थैंक यू दीपक फॉर कमिंग टू द शो, और इसी तरह के एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और धन्यवाद सभी का।